हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिए हैं वह सभी आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, कि सामाजिक विकास के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें जीन पियाजे साहब के बारे में, तो यह जो है कि इनका सिद्धांत ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए यह जाने जाते हैं, इसी का इन्होंने अध्ययन किया था। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। देखिए, प्रश्न आपका वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यह जो है कि ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बालकों में जो है वह ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए जीन पियाजे की उसमें भूमिका अहम रही थी। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था उन्होंने दिया था संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का समय होता है। दूसरी अवस्था उन्होंने दिया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का समय होता है। और तीसरी अवस्था उन्होंने दिया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का समय होता है। और चौथी अवस्था उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया था, जो कि 11 से 15 वर्ष का समय होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है वह तार्किक जो है कि चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, कि संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष, की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें, कोई भी बच्चा अगर तर्क कब करेगा? जब वह आपका बाल्यावस्था में होगा या बाल्यावस्था को से बड़ा होगा, तभी जो है कि उसमें तार्किक गुण थोड़ा आएगा। तो आपका 0 से 2 वर्ष तो होगा नहीं, संवेदी गामक है, और 2 से 7 वर्ष भी नहीं होगा। अब आपका आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बच्चा मूर्त जो है कि चिंतन कर रहा है, किसी भी चीज को देख करके सोच रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ पर अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कि आपका ए वाला विकल्प सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक है, तो ये इसका विकल्प आपका ए सही है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो किसके द्वारा? कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किए थे? तो वह आपके कौन थे? तो वह आपके जीन पियाजे साहब थे। अभी हमने आपको बताया 4 अवस्थाएं, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो है कि किसमें प्रयत्नरत रहता है? कौन सा बालक किस अवस्था में? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, कि उत्तर बाल्यावस्था में? तो देखिए, अगर हम बात करें मानसिक परिपक्वता की, तो इसको छूने के लिए जो बालक जो है प्रयत्नरत रहता है, वह किशोरावस्था में रहता है। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था में बालक जो है कि प्रयत्नरत रहता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है
किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे वह आपके कौन थे? तो वह आपके गार्डनर साहब थे। तो वह आपके कौन हो जाएंगे? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो है वह बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो बी वाला विकल्प सही है। अगला है अंतरवैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो अंतरवैयक्तिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा व्यवहार है जो कि प्रदर्शित करेगा? तो दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, कि मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, कि दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अंतरवैयक्तिक बुद्धि का, तो इसका जो सही आंसर है वह सी वाला विकल्प हो जाएगा कि मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद जो कर लेता है वही अंतरवैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का जो द्विखंड का सिद्धांत है इसको जो है कि किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके स्पीयरमैन जो थे इन्होंने जो है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो किसको छोड़कर के जो है हार्वर्ड गार्डनर ने सभी को बुद्धि का प्रकार बताया है? भाषा, संज्ञानात्मक सृजनात्मकता, की अंतरवैयक्तिक कौशल, की अंतःवैयक्तिक कौशल। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें जो है कि सृजनात्मकता को छोड़ करके बाकी जो है वो बुद्धि के प्रकार को जो है वह हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि होती है वह लगभग 7 प्रकार की होती है। और वह 7 प्रकार की कौन कौन सी है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला आपका होता है भाषीय बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि होता है, तीसरा स्थानिक बुद्धि होती है, चौथा शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है, पांचवा आपका संगीत बुद्धि होता है, छठवां वैयक्तिक आत्म बुद्धि होती है, सातवां आपका वैयक्तिक पर बुद्धि होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। 7 प्रकार की बुद्धि जो है वह गार्डनर ने बताया है और सृजनात्मकता को उसमें नहीं काउंट किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यह सभी प्रश्न हम इसलिए बहुकारक सिद्धांत बार बार ले रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, बहुकारक की अगर हम बात करें तो इसका जो सिद्धांत दिए थे वह थॉर्नडाइक ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा ने कहा था कि बुद्धि जो होती है वह बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का दिया था। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर के हमको फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत जो देने वाले थे यह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, कि पावलोव ने, कि फ्रीमैन ने। तो इसको जो देने वाले थे वह अल्फ्रेड बिने साहब थे। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका नहीं हो जाएगा? तो इसमें दिया गया है स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतरवैयक्तिक अभियोग्यता या भाषाई अभियोग्यता। तो देखिए, अगर हम बात करें गार्डनर साहब की तो यहाँ पर जो है कि जो 7 प्रतिमान दिए थे इनमें से कौन सा आपका नहीं होगा? तो वह आपका जो हो जाएगा वह भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। बाकी उसके अलावा यह जो 7 अभियोग्यताएं दी गई हैं जिसमें आपका पहला होता है स्थानिक अभियोग्यता, दूसरा भाषात्मक अभियोग्यता, तीसरा अंतरवैयक्तिक अभियोग्यता, चौथा शारीरिक अभियोग्यता, पांचवा समायोजन की अभियोग्यता होती है, छठवां तार्किक अभियोग्यता होती है और सातवां खेल अभियोग्यता होती है। तो इसको आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। विद्यालय का वातावरण है कि परिवार का वातावरण है या पास पड़ोस का वातावरण है या सांस्कृतिक वातावरण है। तो देखिए, अगर हम बात करें बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आपका होता है वह होता है विद्यालय का वातावरण। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय का वातावरण जो है वो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। हम इस वीडियो में ज्यादातर प्रश्न जो है वो बुद्धि से ही लिए हैं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। और इसके पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है पार्ट 1, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी हमने बहुत से बुद्धि से प्रश्न लिए हैं। तो ये स्पेशली पार्ट 2 है बुद्धि के बारे में। और इन दोनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवा देंगे उसी में से आपसे एक या दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एक एक नंबर अगर आप जुटाते चलेंगे तभी जो है कि रीट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पूछा गया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कि बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, कि बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, कि बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। जी हाँ दोस्तों, यह सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी जो है कि सभी ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो यहाँ पर आपसे बुद्धि लब्धि पूछा गया है। बुद्धि लब्धि बराबर आपका क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितना है, तो यहाँ पर मानसिक आयु 12 वर्ष दी गई है और वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष है, इंटू 100 होता है। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, टोटल 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा फॉर्मूले को, कि आपका बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था। तो किसने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। गैशल ने कहा था, गॉल्टन ने कहा था, टर्मन ने कहा था, कि डॉक्टर माथुर ने कहा था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बुद्धि पर जो है कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है इसको कहने वाले आपके टर्मन साहब थे। जी हाँ दोस्तों, टर्मन साहब ने कहा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृद्धि से, कि बुद्धि से। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः जो है वह आपका बुद्धि से प्रेरित होता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि से प्रेरित होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक बालक जिसकी की बुद्धि लब्धि 105 है उसको कहां पर वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, कि मंद बुद्धि में। तो देखिए, जो बालक आपका 90 से लेकर के 110 के बीच में होता है वह सामान्य बुद्धि का कहलाता है। तो 105 आपका बुद्धि लब्धि दिया गया है, तो वह आपका सामान्य बुद्धि में जो है काउंट होगा। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। तो देखिए, यहाँ पर जो सत्य आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है वह डी वाला ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि वह साधन आपका होता है जो कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित एवं अनुकूलित कर पाता है और बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का
सही तरीके से अवलोकन करके उसके कार्यों को सफलता या असफलता में हम लोग जांचते हैं। तो इसलिए इसमें जो डी वाला विकल्प दिया गया है यही विकल्प आपका गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्धि के बारे में यह सत्य नहीं है। तो इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु आपकी 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लाभांक क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि कोई बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर हम आप निकालेंगे कि आपका बुद्धि लब्धि बराबर होगा आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होगा। तो मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको काटेंगे तो इसकी बुद्धि लब्धि आपकी 120 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह कितना हो जाएगा। तो सही आंसर आपका 120 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। आप इस फॉर्मूले का जरूर याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।